देखिए नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं इसका चैप्टर का। क्या है, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो अपन को पता है मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आजकल किसके थ्रू होती है बिजनेस में, बैंक के थ्रू होती हैं। कि आपने कितना अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करा है, कितना आपने बैंक से विड्रॉ करा, मतलब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन। अगर कोई आपको पेमेंट कर रहा है तो बाय चेक कर रहा है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो बाय चेक कर रहे हो। यानी बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आजकल किसके थ्रू होती हैं, बैंक के थ्रू होती हैं। और बैंक में आपने कितना अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करा है, बैंक से कितना अमाउंट आपने विड्रॉ करा, तो इन ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए अपन एक कैश बुक बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं बैंक कॉलम कैश बुक। जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैंक कॉलम कैश बुक। कि आप बैंक में कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करा रहे हो, कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, इन सब की डिटेल को मेंटेन करने के लिए अपन एक कैश बुक बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं बैंक कॉलम कैश बुक। क्या बोलते हैं जिसको अपन, बैंक कॉलम कैश बुक। कुछ इस तरीके से होती है, दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। कैश बुक की जो बैंक कॉलम कैश बुक है, इस पूरे चैप्टर में कैश बुक का मतलब क्या है, बैंक कॉलम कैश बुक से है। तो आपकी जो कैश बुक की डेबिट साइड होती है वो आपके लिए रिसिप्ट होती है, और कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है वो आपके लिए क्या होती है, पेमेंट होती है। इसी तरीके से बैंक भी क्या करता है, अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करके चलता है। अपने हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट क्या करता है, मेंटेन करके चलता है। ठीक है ना। और आप चाहते हो कि बैंक आपका अकाउंट कैसे मेंटेन कर रहा है, बैंक ने आपके अकाउंट में क्या क्या एंट्री पास करी है, तो आप बैंक से जाके जो बैंक ने आपका अकाउंट मेंटेन करा है उसका प्रिंट आउट निकाल के ला सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट, या लोकल लैंग्वेज में उसको अपन बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं, पासबुक। ये जो पासबुक है इसमें भी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पासबुक की जो डेबिट साइड होती है वो पेमेंट होती है, और पासबुक की जो क्रेडिट साइड है वो क्या होती है, रिसिप्ट होती है फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस कैश बुक और पासबुक में अपन एंट्री कैसे करते हैं, जैसे अपन ने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराए, तो अपन क्या करेंगे, जब बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराएंगे तो पहले उसकी एंट्री अपन इस बैंक कॉलम कैश बुक में करेंगे, टू कैश कितना 10,000। सेम उसी चीज की एंट्री है, पासबुक तो कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक मेंटेन कर रहा है, तो बैंक इसकी एंट्री क्या करेगा, पासबुक की क्रेडिट साइड में करेगा, बाय कैश कितना 10,000, बाय कैश कितना 10,000। आपका कोई कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसने आपको 5,000 रुपीज का चेक दिया, आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, तो जब वो चेक आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो आप अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, टू वाई कितना 5,000। और बैंक क्या करेगा, आपके कस्टमर से आपका चेक कलेक्ट कर कर उसकी एंट्री क्या करेगा, पासबुक की क्रेडिट साइड में करेगा, बाय वाई कितना 5,000। सिमिलरली अपन ने बैंक में से 3,000 विड्रॉ करे, अपन ने बैंक में से 3,000 रुपीज विड्रॉ करे फॉर ऑफिस यूज, तो अपन उसकी एंट्री बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करेंगे, बाय कैश कितना 3,000। इसी चीज की एंट्री बैंक अपनी पासबुक में करेगा, टू कैश कितना 3,000। सिमिलरली हमारा कोई क्रेडिटर है मिस्टर वाई, हमने उसको 2,000 रुपीज का चेक दिया, हमने उसका चेक देकर उसका पेमेंट किया, तो अपन इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वाई कितना 2,000, और उसी चीज की एंट्री बैंक का करेगा, पासबुक की डेबिट साइड में करेगा, टू वाई कितना 2,000। यानी आप क्या देख रहे हो कि जिन ट्रांजैक्शंस की एंट्री अपन अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की एंट्री बैंक कहां पे कर देता है, पासबुक की क्रेडिट साइड में कर देता है, पासबुक की क्रेडिट साइड में करता है। और जिन ट्रांजैक्शंस की एंट्री
अपन अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की एंट्री बैंक का करता है पासबुक की डेबिट साइड में करता है। यानी इन दोनों के बैलेंस इक्वल आने चाहिए। जैसे यहाँ आ रहे हैं 15 में से 5 गए, कितना बैलेंस बच रहा है 10,000। 15 में से 5 गए, कितना बैलेंस बच रहा है 10,000। बस फर्क क्या होगा कि ये इसका कौन सा बैलेंस होगा, ये तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा और ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। बस ये डेबिट और क्रेडिट का फर्क होगा, बाकी अमाउंट दोनों की क्या होंगे, इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि जो एंट्री हम अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करते हैं, वही सारी एंट्री बैंक का करता है पासबुक की क्रेडिट साइड में करता है। और जो एंट्री हम अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की एंट्री बैंक कहां पे करता है, पासबुक की डेबिट साइड में करता है। यानी इन दोनों के बैलेंस हमेशा इस तरीके से इक्वल आने चाहिए। बस इसका कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसी एंट्री होने के बावजूद भी, कैश बुक और पासबुक दोनों में एक जैसी एंट्री होने के बावजूद भी आपकी कई बार आपकी इस कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है ये इक्वल नहीं आता है, तो बात हो रही है कि जब कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम एंट्री हो रही है, फिर भी अगर ये बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आई व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? कि मेरे को पता है कि जो एंट्री मैं कैश बुक की डेबिट में कर रहा हूं, वही सारी एंट्री पासबुक की क्रेडिट में हो रही है, और जो एंट्री मैं बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट में कर रहा हूं, वही सारी एंट्री पासबुक की डेबिट में हो रही है। तो इन दोनों का बैलेंस, आपकी बैंक कॉलम कैश बुक और आपकी पासबुक, इन दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। फिर भी अगर ये बैलेंस अगर इक्वल नहीं आ रहा, तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए अपन एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये रिकंसिलिएशन वर्ड आते ही क्या होता है, दिमाग में एक चीज घूमती है कि कोई गलती सुधार रहे अपन, कोई कैश बुक की या कोई पासबुक की गलतियां सुधार रहे, नहीं, कोई गलती नहीं सुधार रहे हैं अपन। ये BRS क्यों बनाते हैं, वाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कि मेरे को पता था कि मेरी कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। फिर भी अगर ये बैलेंस अगर इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये बैलेंस इक्वल क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए अपन ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। आई बात समझ में? पढ़ो मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या लिखा है, इट इज अ स्टेटमेंट which reconcile the balance of bank column of cash book with the balance of passbook। ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर रिकंसाइल करते हैं अपन किसके बैलेंस को, बैंक कॉलम कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। ये कौन प्रिपेयर करता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। और कब बनाते हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप ये बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये एंड ऑफ द मंथ में बनेगा, ये क्वार्टरली बनेगा, ये हाफ ईयरली बनेगा, आप इसको कभी भी बना सकते हो, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। एंड दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये मैनेजमेंट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। समझ में आ गया व्हाट इज BRS? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक विद पासबुक बैलेंस।
and it is prepared by the customer and it is prepared on any particular date. ठीक है ना. अब बात आती है कि जब आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस अगर इक्वल है, मतलब दोनों में सेम एंट्री होती है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्या रीजन है डिफरेंस आने के? आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने के क्या रीजंस हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक अपन अब यही पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक. ठीक है, देखो सबसे पहला रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ऑब्लिक क्रेडिटेड बाय बैंक. मतलब कि हमें चेक रिसीव हुआ, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं करा. बैंक ने अभी तक उसको क्या करा है? कलेक्ट नहीं करा. तो ये एक रीजन होता है दोनों में डिफरेंस आने का. देखो एक एग्जांपल से समझो. ये आपकी कैश बुक है, डेबिट क्रेडिट. ये आपकी पासबुक है, डेबिट क्रेडिट. अब सपोज करो आपको एक कस्टमर है मिस्टर वाई, उसने 30 मार्च को आपको चेक से पेमेंट किया और आपने क्या करा? 30 मार्च को वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया. तो आप अपनी कैश बुक में एंट्री करेंगे 30 मार्च को टू वाई, सपोज करो 10,000 का चेक दिया था. अब आप सपोज करो आपका जो अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक में है और ये जो वाई है, इस वाई का अकाउंट कहां पे है? इस वाई का अकाउंट है कहां पे? एक्सिस बैंक में. कहां पे है? एक्सिस बैंक में. तो वाई ने आपको एक्सिस बैंक का चेक दिया. अब आपने क्या करा? 30 मार्च को ये चेक अपने एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट कराया. अब 31 मार्च को क्या होगा? एचडीएफसी बैंक ये चेक लेके वाई के पास जाएगा. वाई कहां जाएगा? एक्सिस बैंक में जाएगा और एक्सिस बैंक को जाके क्या बोलेगा कि आपके यहाँ पे एक कस्टमर है मिस्टर वाई, उसने मेरे कस्टमर को ये 10,000 का चेक दिया है, तो लाओ उसका पेमेंट करो. अब 1 अप्रैल को क्या होगा? 1 अप्रैल को वाई का बैंक देखेगा, मतलब एक्सिस बैंक देखेगा क्या मेरे कस्टमर, जो मेरा कस्टमर है मिस्टर वाई, क्या उसके अकाउंट में 10,000 है क्या? तो देखा उसके अकाउंट में 10,000 थे. तो 1 अप्रैल को एक्सिस बैंक क्या करेगा? वाई के अकाउंट में से 10,000 विड्रॉ करेगा और 10,000 रुपीज विड्रॉ करके किसको दे देगा? एचडीएफसी बैंक को दे देगा. तो एचडीएफसी बैंक के पास पैसा कब आया? 1 अप्रैल को आया. तो एचडीएफसी बैंक 1 अप्रैल को यहां पे एंट्री पास करेगा बाय वाई कितना? 10,000. बाय वाई कितना? 10,000. अब क्या हुआ? इस बीच महीने की आखिरी तारीख आ गई 31 मार्च. मैं क्या करता हूं? हर महीने की आखिरी तारीख को बैंक जाके अपनी पासबुक में एंट्री करवा लाता हूं. ठीक है ना? और आजकल इसकी भी जरूरत नहीं होती. क्या होता है? जैसे महीने की आखिरी तारीख होगी तुरंत आपके पास क्या होगा? 31 मार्च को रात को 12 बजे बाद आपके पास पूरे महीने भर का बैंक स्टेटमेंट मेल हो जाता है, आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है. आजकल जब अपन अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक वाले आपसे ईमेल आईडी मांगते हैं. तो क्या करते हैं? पूरे महीने भर का जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपके अकाउंट में क्या करते हैं? मेल कर देते हैं. तो 31 मार्च को जब रात को 12 बजे बाद आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट आएगा तो आप क्या देखोगे? उसमें आपने ये 10,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था, तो आपने तो एंट्री 30 मार्च को ही कर दी थी. तो इससे क्या हुआ? आपकी कैश बुक का बैलेंस तो 10,000 बढ़ गया 31 मार्च को, लेकिन 31 मार्च को पासबुक में एंट्री थोड़ी हुई है. आपके बैंक स्टेटमेंट में बैंक ने पासबुक में एंट्री थोड़ी करी है.
तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, 10,000 कम शो हो रहा होगा। तो एक ये रीजन होता है दोनों में डिफरेंस आने का, कि आपने तो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं करा या क्रेडिट नहीं करा। बैंक क्रेडिट ही कर रहा है क्रेडिट साइड में, या बैंक में उसको क्रेडिट नहीं करा। तो इस कारण से दोनों कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना। तो 31 मार्च को जब मैं अपना पासबुक को चेक करूंगा तो मैंने तो ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, तो इससे क्या हुआ, मेरी कैश बुक का तो बैलेंस बढ़ गया, लेकिन 31 मार्च को मेरी पासबुक में एंट्री जुड़ी हुई है इसकी, तो पासबुक में बैलेंस इस 10,000 के चेक की एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस तो 10,000 ज्यादा शो होगा और पासबुक का बैलेंस 10,000 कम शो होगा। तो ये रीजन होता है दोनों में डिफरेंस आने का। सेकंड क्या है, चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन। अब पहले तो इसका मतलब समझ लो, चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन का मतलब क्या होता है। चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन का मतलब होता है कि हमने पेमेंट करा है, कैसे, बाय चेक। हमने पेमेंट किया, और पेमेंट कैसे हो रहा है, बाय चेक। हमने क्या करा है, पेमेंट किया है। तो चेक इशूड ऑब्लिक ड्रॉन बट नॉट पेड बाय बैंक, but not paid by bank oblique debited by bank। मतलब हमने तो चेक से पेमेंट कर दिया, लेकिन हमने जो पेमेंट करा है बाय चेक, उसका पेमेंट अभी तक बैंक ने नहीं किया, उसका पेमेंट अभी तक बैंक ने नहीं किया। देखो जैसे ये आपकी कैश बुक है, डेबिट क्रेडिट, ये आपकी पासबुक है, डेबिट क्रेडिट। अब क्या हुआ, सपोज करो आपने 31 मार्च को, आपका एक क्रेडिटर था मिस्टर एक्स, उसको आपने पेमेंट करा बाय चेक, कितने का, 5,000 का। तो आपने तो 31 मार्च को पेमेंट कर दिया, तो आप तो 31 मार्च को यहां पे एंट्री कर दोगे बाय वाई कितना, 5,000। ठीक है ना। अब अपना अकाउंट कहां पे था, एचडीएफसी बैंक में। सपोज करो वाई का अकाउंट कहां पे, आईसीआईसी बैंक में है। तो वाई क्या करेगा, 1 अप्रैल को ये 5,000 का चेक अपने बैंक आईसीआईसी बैंक में डिपॉजिट कराएगा। फिर 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल को क्या होगा, आईसीआईसी बैंक जाएगा मेरे बैंक, मेरा बैंक कहां पे, एचडीएफसी। तो आईसीआईसी बैंक जाएगा एचडीएफसी बैंक के पास और कहेगा आपके यहाँ पे कस्टमर है मिस्टर विशाल, उन्होंने मेरे कस्टमर को ये 5,000 का चेक दिया है, तो लाओ इसका पेमेंट करो। अब 2 अप्रैल को मेरा एचडीएफसी बैंक देखेगा क्या मेरे अकाउंट में 5,000 है क्या, तो एचडीएफसी बैंक ने देखा मेरे अकाउंट में 5,000 है, तो 2 अप्रैल को मेरा एचडीएफसी बैंक मेरे अकाउंट में से 5,000 रुपीज निकालकर आईसीआईसी बैंक को दे देगा। यानी मेरे अकाउंट में से अमाउंट कब विड्रॉ हुआ, मेरे अकाउंट में से पैसा निकला कब, 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को बैंक मेरी पासबुक में एंट्री करेगा टू वाई कितना, 5,000। अब इन सबके बीच में क्या हुआ, वो महीने की आखिरी तारीख आ गई 31 मार्च, अपन अपनी पासबुक में एंट्री करा के लिया है, या फिर बैंक ने हमारा पूरे महीने भर का बैंक स्टेटमेंट मेल कर दिया। तो अब क्या देखोगे 31 मार्च को अपने बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में, आपने तो ये चेक 31 मार्च को इश्यू कर दिया था, तो आपने तो 31 मार्च को ही कैश बुक में एंट्री कर दी, तो यानी आपकी जो कैश बुक है उसका बैलेंस तो 5,000 कम हो गया। लेकिन क्या 31 मार्च को पासबुक में एंट्री हुई क्या 31 मार्च को पासबुक में एंट्री हुई, नहीं हुई। तो 31 मार्च को आपकी पासबुक का बैलेंस 5,000 ज्यादा शो हो रहा होगा। तो एक ये रीजन होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का, कि हमने तो चेक इश्यू कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसका क्या हुआ, पेमेंट नहीं किया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। और क्या रीजन होते हैं, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक
अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अपन ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया बैंक को अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे हर महीने आपको अपना रेंट पे करना है, अगर आपका रेंटेड प्रीमाइसेस में चल रहा है बिजनेस, तो हर महीने आपको स्टाफ को सैलरी देनी है, हर महीने आपको अपने लोन की ईएमआई पे करनी है, हर महीने आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, ठीक है ना, हर महीने आपको वाटर बिल पे करना है। तो ये ऐसे खर्चे जो बिजनेस में हर महीने होंगे ही होंगे, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है खर्चे। तो आप क्या करते हो, अपने बैंक को पहले से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हो कि महीने की 2 तारीख को मेरे ब्याह पे मेरा रेंट पे कर देना, महीने की 3 तारीख को मेरे ब्याह पे मेरे स्टाफ को सैलरी पे कर देना, महीने की 4 तारीख को मेरे लोन की ईएमआई पे कर देना, महीने की 5 तारीख को मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देना। तो आपने जो जो डेट्स बताई, बैंक उन डेट्स को आपके सारे पेमेंट कर देगा, ठीक है ना, बैंक उन डेट्स को आपके सारे पेमेंट कर देगा। तो इन सब की एंट्री, इन सारे पेमेंट्स की एंट्री जैसे जैसे बैंक पेमेंट करता जाएगा वैसे वैसे बैंक क्या करेगा, पासबुक में तो एंट्री करता जाएगा। तो यानी इन सारे खर्चों की एंट्री पासबुक में तो हो गई, लेकिन आपने कैश बुक में इनकी एंट्री नहीं करी। तो इससे क्या होगा, पासबुक का बैलेंस तो कम हो जाएगा और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो होगा। तो एक ये रीजन होता है दोनों में डिफरेंस आने का, ठीक है। और क्या रीजन होता है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट। अब एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। कोई कस्टमर है, उसे हमें कस्टमर को पेमेंट करना था, हमें मतलब कस्टमर को पेमेंट करना था, तो कस्टमर ने क्या करा, सीधे हमारे अकाउंट के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। तो जब कोई कस्टमर सीधे अकाउंट में पैसा जमा कराएगा तो बैंक तो उसकी एंट्री कर देगा। तो उसकी एंट्री क्या हुआ, पासबुक में तो उसकी एंट्री हो गई, लेकिन कैश बुक में आपने उसकी एंट्री नहीं करी, कैश बुक में एंट्री नहीं करी। तो इससे क्या हुआ, आपकी पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया और कैश बुक का बैलेंस अभी उतना ही है। तो एक ये रीजन होता है दोनों में डिफरेंस आने का, अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली अगर पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दे। और क्या है, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज ऑब्लिक डेबिटेड बाय बैंक। अब बैंक आपने ओवरड्राफ्ट कर रखा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे आपसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। या आपने बैंक की कोई फैसिलिटी ले रखी है तो बैंक उसके बदले में आपसे बैंक चार्जेस लेगा। तो बैंक ये जो इंटरेस्ट लेता है या बैंक ये जो बैंक चार्जेस चार्ज करता है, तो ये आपको बुला के नहीं कहेगा कि लो ये इंटरेस्ट पे करो या ये बैंक चार्जेस पे करो। तो जो भी आपके इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस का अमाउंट होगा, बैंक सीधे आपके अकाउंट में से क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा। तो बैंक जैसे ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा या बैंक चार्जेस चार्ज करेगा तो क्या होगा, बैंक तो पासबुक की डेबिट साइड में एंट्री कर देगा, क्योंकि पासबुक की डेबिट साइड होती है ना पेमेंट। तो बैंक ने तो पासबुक में उसकी एंट्री कर दी, लेकिन अपन ने कैश बुक में इस पेमेंट की एंट्री नहीं करी। तो इससे क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। तो एक ये रीजन होता है दोनों में डिफरेंस आने का। सिमिलरली और क्या रीजन होता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑब्लिक अलाउड ऑब्लिक गिवन बाय बैंक। कि बैंक ने आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया
तो बैंक कहां पे इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा? पासबुक में। और पासबुक की क्रेडिट साइड क्या होती है? रिसिप्ट होती है। यानी बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड या अलाउड या गिवन बाय द बैंक। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक अगर आपको कोई इंटरेस्ट देना चाहता है तो आपको बुला के आपके हाथ में नहीं देगा। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ही अमाउंट का इंटरेस्ट का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पासबुक में तो एंट्री हो जाएगी, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया। लेकिन कैश बुक में आपने एंट्री नहीं करी इसकी, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कम शो होगा। तो ये रीजन होता है दोनों में डिफरेंस आने का। और क्या रीजन होता है? बिल रिसेवेबल, गैस की जगह केवल बिल वर्ड भी यूज होता है। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड। क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया कि अपन ने हमने हमारे पास एक बीआर था जिसको अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो ड्यू डेट आने पर बैंक को बीआर लेके किसके पास गया? ड्रॉई के पास गया, और ड्रॉई ने क्या करा? उस बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया। तो बैंक किसको जानता है? ड्रॉवर को जानता है। तो बैंक जैसे एग्जांपल था एक्स और वाई का, सपोज करो एक्स ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया और एक्स ने बिल किस पे ड्रॉ किया था? वाई पे। तो ड्यू डेट पर बैंक ये बीआर लेके किसके पास गया? वाई के पास, और वाई ने क्या करा? बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। तो बैंक तो जानता नहीं वाई को, बैंक किसको जानता है? एक्स को। तो बैंक अपने इस बिल का पैसा किससे मांगेगा? एक्स से मांगेगा। लेकिन क्या करेगा बैंक? सबसे जैसी वाई पेमेंट करने से मना करेगा ना, तो बैंक सबसे पहले एक्स अकाउंट देखेगा, और अगर एक्स के अकाउंट में बीआर के जितना अमाउंट है, जितने अमाउंट का बीआर है उतना पैसा अगर एक्स के अकाउंट में है, तो बैंक क्या करेगा? तुरंत वो पैसा एक्स के अकाउंट में से निकाल लेगा, एक्स के अकाउंट में से क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा। तो बिल को अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो जो भी बिल का अमाउंट था बैंक ने क्या करा? एक्स के अकाउंट में से निकाल लिया। तो यानी पासबुक में एंट्री हो गई, इससे आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन आपने इसकी एंट्री कैश बुक में तो करी नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा होगा? ज्यादा शो हो रहा होगा। तो ये रीजन होता है दोनों में डिफरेंस आने का। तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने के, दोनों में एक जैसी एंट्री होने के बावजूद भी ये रीजंस है, ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण आपकी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस, कैश बुक और पासबुक में सेम एंट्री होने के बावजूद भी उनका बैलेंस, उनके बैलेंसेस में क्या आ जाता है? कई बार डिफरेंस आ जाता है। अब देखो, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे बनता है फॉर्मेट? सबसे पहले यहां लिखते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस माइनस, ऊपर लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिस भी डेट को आप ये बीआरएस बना रहे हो, वो ये पहला कॉलम यहां पे आएगा सीरियल नंबर, और फिर ये होता है आपका पर्टिकुलर प्लस माइनस। अब जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा या पासबुक का बैलेंस गिवन होगा, या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा या पासबुक का बैलेंस गिवन होगा, 100% गिवन होगा। जब भी एग्जाम में आपके सामने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, तो या तो आपको कैश बुक का स्टार्टिंग में कोई बैलेंस गिवन होगा या पासबुक का स्टार्टिंग में कोई बैलेंस आपको गिवन होगा। इस चैप्टर में अपन कौन सी कैश बुक की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं। और अपन ने कैश बुक में पढ़ा था कि बैंक कॉलम कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस कारण से आपकी बैंक कॉलम कैश बुक का डेबिट क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट में आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या मतलब समझते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का? अभी अपन ने पढ़ा था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कि आपकी कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है? रिसिप्ट,
और क्रेडिट साइड क्या होती है, पेमेंट। यानी रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है, तो रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट कम है, यानी हमारा बैंक बैलेंस हो गया। तो बैंक बैलेंस होना अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है, ये पॉजिटिव चीज है। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर सिंपल दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन में सिंपल दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बता नहीं रखा वेदर इट इज अ डेबिट और क्रेडिट, बता नहीं रखा कि ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो साइलेंस के केस में आप कैश बुक का कौन सा बैलेंस मानेंगे, डेबिट बैलेंस मानेंगे। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप उसको कहां पे लिखेंगे, प्लस के कॉलम में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, प्लस के कॉलम में लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या मतलब समझते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कि आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है। तो क्रेडिट साइड क्या होती है, पेमेंट, तो पेमेंट ज्यादा हो गया और रिसिप्ट कम है, तो पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट कम है, तो ये क्या हो गया, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी होना अच्छी बात नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप उसको क्या लिखेंगे, माइनस के कॉलम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस के कॉलम में लिखेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा या फिर पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब कि पासबुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है। तो पासबुक की डेबिट साइड क्या होती है, पेमेंट होती है, मतलब पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। तो जब पेमेंट ज्यादा होते हैं और रिसिप्ट कम होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप उसको कहां पे लिखेंगे, माइनस के कॉलम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या मतलब समझते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो क्रेडिट साइड क्या होती है, रिसिप्ट होती है। यानी रिसिप्ट ज्यादा है और डेबिट कम है, पेमेंट कम है। तो रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट कम है, तो ये क्या हो गया आपका, कैशड बैंक हो गया, ये आपका कैशड बैंक हो गया। तो अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या सिंपल लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप उसको कहां पे लिखेंगे, प्लस के कॉलम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस के कॉलम में लिखेंगे। तो जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से कोई सा भी एक बैलेंस आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन होगा। ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक का हो और चाहे पासबुक का हो, आप उसको कहां पे लिखेंगे, माइनस के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट, अगर जो क्वेश्चन है आपका बीआरएस का, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, तो आप उसको टैली करोगे किससे, पासबुक के बैलेंस से आप उसको टैली करोगे। किससे टैली करोगे, पासबुक के बैलेंस से आप उसको टैली करोगे। यानी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, वो काहे में होंगे, कैश बुक में होंगे। काहे में होंगे, कैश बुक में होंगे। और अगर क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अगर बैलेंस एज पर पासबुक है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर पासबुक, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, तो आप उसको टैली करोगे किससे, कैश बुक के बैलेंस से आप उसको टैली करोगे। यानी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस और माइनस के, वो सारे काय में होंगे, पासबुक में होंगे। तो कहने का मतलब यह है अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो सारे एडजस्टमेंट्स काय में होंगे, कैश बुक में।
और अगर पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो भी प्लस और माइनस के एडजस्टमेंट है वो सब काय में होंगे, पासबुक में होंगे। आई क्या बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का अपन इसका।